वो पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूर्य ना हो। वो पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूर्य ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे सीयूईटी यूजी के लिए पॉलिटिकल साइंस डोमेन पेपर का फर्स्ट टॉपिक पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पॉलिटिकल साइंस डोमेन में आपको दो पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ने हैं और फिर एक पेपर पढ़ने हैं आपको समकालीन विश्व में राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की राजनीति किस प्रकार से परिवर्तित हुई है और वर्तमान में हमारे देश की स्थिति क्या है, यानी हमारे देश की राजनीति किस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तित होती रही है। साथ में हम लोग देखेंगे कि समकालीन विश्व राजनीति में इसमें मुख्य रूप से इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की गई है। आज हम लोग आईआर के बारे में सुनते रहते हैं, तो आईआर के बारे में जो हम बैकग्राउंड बनाएंगे वो इसी बुक से तैयार होता है, तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति की। स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी चुनौतियां, यानी कि नेशनल बिल्डिंग एंड इट्स चैलेंज। तो हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण क्या है और इसकी चुनौतियां क्या थी। देखिए, जब हमारे देश को आजादी मिल गई, हमारे देश को कब आजादी मिली, तो लंबे संघर्ष के बाद, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम ना जाने कितने वर्षों तक चला। ब्रिटिशर जब भारत आए तो उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया और भारत को, मां भारती को प्रतंत्रता रूपी जंजीरों से मुक्त कराने के लिए, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद हमें अंततः 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में आजादी मिल गई। अब इस आजादी के बाद भी हमारे देश में कई सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां क्या क्या थी, इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि बुक में दिया गया है कि हमारे सामने तीन प्रमुख चुनौतियां थी। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश में प्रथम संविधान बना, उसके बाद सरकार बनी, तो उसके सामने तीन प्रकार की चुनौतियां थी। पहला कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण से संबंधित तीन प्रमुख चुनौतियां थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वेयर थ्री मेन चैलेंज रिलेटेड टू नेशनल बिल्डिंग बिफोर इंडिया। तो फर्स्ट कह रहा है कि विविधता से परिपूर्ण देश में किस प्रकार एकता स्थापित की जाए। हाउ टू इस्टेब्लिश यूनिटी इन ए कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में विविधता यानी डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। इसी वजह से एक ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने यहाँ पर विविधता में एकता का नाम दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नाम दिया, और उसको आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रयोग में लाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर हिंदू धर्म में विशेष रूप से जातियों में विभाजन है, जातियां हैं, फिर जातियों में उपजातियां हैं, तरह तरह के भाषाई लोग रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इंग्लैंड चले जाइए तो वहाँ सारे लोग लगभग इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस चले जाइए तो फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं स्पेन में, चाइना चले जाइए तो चाइना में चाइनीज या मंदारिन भाषा बोली जाती है। लेकिन भारत में हम लोग देखते हैं कि न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में जिसको हम लोग अनुसूची 8 कहते हैं, इसमें 22 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन दिया गया, यानी संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। इसके अलावा हमारे देश में लगभग 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो सोच सकते हैं, जब इतनी विविधता होगी भाषाई क्षेत्र में, जाति के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर, इस प्रकार की जब विविधता होती है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उसमें यूनिटी लाना बहुत ही कठिन काम होता है। तो उसमें यूनिटी कैसे लाई जाए, ये भारत सरकार के समक्ष जो है एक प्रमुख चुनौतियां थी। फिर कह रहा है कि संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार से की जाए। हाउ टू इस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक सिस्टम मैचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बात पर चर्चा क्यों हो रही है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारे देश को आजादी मिली तो उस समय कई लोग थे, विशेष रूप से वेस्टर्न के जो विद्वान थे, उनका मानना था कि अगर भारत में लोकतंत्र स्थापित की जाती है तो ये चलने वाला नहीं है, ये प्रयोग नहीं चलने वाला है, क्योंकि नई नई आजादी मिली है, आप वहां पे चुनाव कराओगे, चुनाव में बहुत अधिक खर्च होगा, लोकतांत्रिक आधार पर सरकार बनाओगे, सरकार चलने वाली नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र जो है असफल हो जाएगा। लेकिन भारत के लोगों ने इस बात पर बल दिया, यहाँ के नेताओं ने इस बात पर स्वतंत्रता के समय से, स्वतंत्रता के पहले से, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही इस बात पर बल दिया था कि हमारे देश में जो है लोकतांत्रिक आधार पर ही सरकार का गठन किया जाएगा और यहाँ पर लोकतांत्रिक आधार लोगों को प्रदान किए जाएंगे। तो यह भी एक प्रकार से चुनौती थी, इसको भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस चुनौती का समाधान भारत के महान मनीषियों के द्वारा किया जाता है। फिर है एक ऐसा विकास जिसमें किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि समूचे समाज के विकास को कैसे किया जाए। हाउ टू डेवलप सच ए डेवलपमेंट
इन विच मोर क्लास बट द होल सोसाइटी डेवलप्स। अब बता रहे हैं आपको कि हमारे देश में उस समय, आज भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटी फैली हुई है, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, राजनीतिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, सांस्कृतिक आधार पे हो, तो हमारे देश में असमानता विद्यमान है। जब आज विद्यमान है, जबकि भारत आज बहुत मतलब कह सकते हैं विकासशील से विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश जो है G20 की अध्यक्षता करने वाला है, तो मतलब हमारे देश का कह सकते हैं कि विश्व लेवल पे बहुत अधिक साख बढ़ा हुआ है। लेकिन उस समय हमारे देश की स्थिति तो उस तरह से नहीं थी, नई नई आजादी मिली थी, तो उस समय भी हमारे यहाँ पर असमानता बहुत हद तक अधिक थी, बहुत हद तक। यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाने की बात की जा रही थी, क्योंकि हमारे देश को आजादी ही मिली थी अल्पसंख्यकों को, मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के आधार पर। तो एक समस्या थी कि अल्पसंख्यकों को, जो मुस्लिम यहाँ रह गए थे या फिर अन्य धर्म के लोग थे, उनको कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाएंगे संवैधानिक रूप से, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो यहाँ के बहुसंख्यक प्रजा के द्वारा। ये था। फिर तथाकथित निम्न जाति, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जिसको आप लोग कहते हैं दलित, जिसको आप लोग कहते हैं, तो उनकी समस्या थी कि उनके अधिकारों का हनन तो बहुत पहले से हुआ है, प्राचीन काल से हुआ है, तो उनके अधिकारों को कैसे प्रयोग किया जाए, ये बात भी थी। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं एक चुनौती के रूप में। ये 3 प्रकार की चुनौतियां थी जो भारत सरकार के समक्ष उभर कर आई थी। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हमें आजादी मिली, ये आजादी किस प्रक्रिया से मिली और इसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव हुआ, इसके बाद जो है भारत में जो भी समस्याएं आई उससे कैसे निपटा गया उस समय की सरकार के द्वारा। नेहरू जी की पहली सरकार बनी, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को 1947 में भारत जो है आजाद हो गया। अब भारत आजाद कैसे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट या माउंटबेटन प्लान आता है। उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन प्लान लाया गया। माउंटबेटन प्लान में कहा गया कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें यह भी कहा गया कि उस समय हमारे देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी, 565 देशी रियासतें या प्रिंसली स्टेट थी। अब इसके बारे में कहा गया, उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत कहा कि इनके पास अधिकार होगा, यानी देशी रियासतें जो हैं इनके राजाओं के पास अधिकार होगा, वे या तो भारत में मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं या अपना अस्तित्व जो है स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। अब ऐसी बात कहने से जो देशी रियासतें थे इनके राजाओं ने सोचा कि हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। हालांकि सबने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ राजा हम लोग देखेंगे, कुछ देशी रियासतें थी जैसे हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर, भोपाल, ये सब ऐसे रियासतें हुए जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने को आतुर थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इससे भी निपटा गया, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जब 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत आजाद हो गया तो सबसे पहले नेहरू जी ने स्वतंत्रता के उपरांत अपना भाषण दिया और उनके भाषण को कहा गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। पंडित नेहरू एड्रेस्ड ए स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉल्ड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसमें उन्होंने भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आएगी आगे, उससे कैसे निपटा जाएगा, यहाँ के लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि अब हम आजाद हो गए हैं, हम जो है गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो चुके हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा। भले ही हमारे देश को जो है धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया है, हिंदू धर्म के आधार पर भारत बना दिया गया और मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन मैं ये बात को दावा करता हूँ कि जो भी मुसलमान भारत में रहेंगे, जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी भारत में रहेंगे, उनके अधिकारों का वायलेशन नहीं होगा, उनको भी वही अधिकार प्रदान किए जाएंगे संवैधानिक रूप से जो यहाँ के हिंदू प्रजा को या फिर बहुसंख्यक को दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ की शासन प्रणाली हो या फिर लोगों को अधिकार देने की बात हो, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक आधार पर दिए जाएंगे और संवैधानिक रूप से उनका कार्यान्वयन या इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। ये बातें हुई ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में। फिर अब बात होती है कि ये तो हो गई, स्वतंत्रता की बात हो गई, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर संवैधानिक रूप से काम करना है तो संविधान बनाना जरूरी है। तो संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो हम लोगों ने देखा था कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर या रिकमेंडेशन पर हमारे यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था जुलाई 1946 से संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी।
उसके बाद तरह तरह की बैठकें आयोजित की जा रही थी। अब संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो सभी लोगों के लिए समान हो, सभी लोगों को अधिकार प्रदान करता हो। तो अब बात हो रही है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुछ ऐसे बिंदु हों जिस पर सबकी सहमति हो। तो वो सहमति कौन सी थी? ऐसे तो लोगों को माना था, कोई मानते थे कि नहीं यार लोकतांत्रिक आधार पर सरकार का गठन नहीं किया जाना चाहिए, कोई मानते थे कि या समाजवादी मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल को लागू करना चाहिए, कोई पूंजीवाद को बढ़ावा देने के पक्षधर थे, कोई अमेरिका मॉडल को अपनाने के पक्षधर थे, कोई चाहते थे कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के मॉडल को अपनाया जाए। तो किनको मान्यता दी जाए, इस बात पर बल दिया गया था यहाँ पर। तो कह रहा है कि दो प्रमुख बिंदु जिस पर सबकी सहमति थी, यानी जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनका मानना था कि ये जो है जरूर देश के लिए अपरिहार्य है, यानी ये होना ही चाहिए। तो वो कौन सा चीज थे? पहला लोकतंत्र। यहाँ के सारे नेताओं का मानना था कि लोकतंत्र जो है हमारे देश में जरूर से जरूर स्थापित होना चाहिए, यानी हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही व्यवस्था की वकालत नहीं की गई किसी भी नेता के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर सभी संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की वकालत की। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कल्याणकारी राज्य व सरकार, वेलफेयर स्टेट व गवर्नमेंट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? कि वैसी सरकार जो अपने नागरिकों के अधिकारों को प्रदान करती है, उनको जो है तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो जब हम लोग बात करेंगे, जब हमारे यहाँ पे संविधान लागू कर दिया गया तो यहाँ पे कुल 22 भाग थे, संविधान में कुल 22 पार्ट्स थे। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल से, लेकिन मैं यहाँ पे संक्षेप में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें से भाग 4 है, एक पार्ट 4 है। पार्ट 4 का आर्टिकल 36 to 51, इसमें इसकी चर्चा की गई है। इसी में इस बात पे बल दिया गया है कि राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करेगा, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है स्टेट के लिए निर्धारित कर दिया गया वो संविधान में। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी में इस बात का मेंशन किया गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण का काम करेगा, यानी सोशल वेलफेयर का काम करेगा। इस बात को बल दिया गया, ये आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु था जिस पे सबकी सहमति थी। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत को क्या चुनौतियां थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने जो चुनौतियां थी उसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को किस प्रकार से आश्वस्त किया, टेस्ट विद डेस्टिनी के माध्यम से, जो उन्होंने लाल किला में भाषण दिया था। उसके बाद देखेंगे कि संविधान सभा का गठन होता है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वहां पे कुछ विवाद के बिंदु आते हैं कि किस चीज को लागू किया जाए, किस चीज को नहीं लागू किया जाए, और उसके बाद कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जिस पर सबकी सहमति थी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। फिर आते हैं विभाजन की क्या प्रक्रिया रहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभाजन कह सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं पढ़ाने के माध्यम से, तो उसके अलावा मैं फील भी कर पा रहा हूं। आप भी जब पढ़ेंगे, उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक भी पढ़ें। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे। कहते हैं ना कि अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसके बाद फील कीजिए, फील करने के बाद आप थिंक कीजिए, और थिंक करने के बाद आप रिटर्न कीजिए, यानी कि लिखना प्रारंभ कीजिए। ये 4 प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आप चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि विभाजन किस प्रकार से होता है और इसको फील भी करने का प्रयास करेंगे। हम लोग ने देखा कि माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में, जिसको हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं 1947 का, और इसके आधार पर भारत का विभाजन होता है। इसमें विभाजन किस आधार पर होता है? तो धर्म के आधार पर। इसमें कहा गया कि भैया धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया जाएगा, यानी हिंदू बहुल इलाके को पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और जो मुसलमान बहुल है, जो हिंदू बहुल एरिया है उसको हिंदुस्तान बना दिया जाएगा, यानी भारतवर्ष बना दिया जाएगा, और जो मुसलमान बहुल है या इस्लाम बहुल है उसको एक नवीन राज्य के रूप में, एक नया अधिराज्य के रूप में, पाकिस्तान के रूप में संगठित किया जाएगा। तो ये उस वक्त सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक भी इलाका नहीं था जहां पर मुसलमानों की बहुसंख्या हो, यानी वो मेजोरिटी में हो। तो समस्या यहाँ पर आई, तो उन्होंने क्या किया कि वैसे इलाके जहां पर यानी कि भारत का मुख्य क्षेत्र जो है, यहाँ पर तो मुसलमानों की संख्या कहीं भी अधिक नहीं थी, लेकिन इसके पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में मुसलमानों की बहुसंख्या थी। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को इस साइड जो है पश्चिमी भाग में पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया, और इस साइड जो है पूर्वी पाकिस्तान बना दिया। आज हम लोग देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश के रूप में उदित हो गया है। जब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति में ही, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी जो है अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का, अपनी सुदृढ़ता का परिचय देते हुए
दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हो जाता है, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमने उनके मैटर में इंटरवेंशन करके बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया था। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, कह सकते हैं। तो विभाजन की बात कर रहे हैं, विभाजन होता है, विभाजन क्या क्या दुष्परिणाम निकलता है, क्या विभीषिका होती है, तो हम लोग देखेंगे कि विभाजन के कारण विस्थापन बड़े पैमाने पर होता है। ये विस्थापन क्यों होता है, तो आप समझ सकते हैं कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है और धर्म के आधार पर भारत का भी निर्माण हो रहा है। तो जो मुस्लिम लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, अब तक यहाँ रहते आए हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो उनको लगेगा कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है तो सुनिश्चित सी बात है कि आगे चलकर हमारे अधिकार यहाँ पर सिक्योर नहीं होंगे, इसलिए हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो सोचेंगे कि धर्म के आधार पर हो रहा है तो धार्मिक आधार पर हमारे सामने आगे चल के भेदभाव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, यहाँ की सरकार हमारे अधिकारों का रक्षा नहीं कर सकती है, इसलिए वो लोग भारत आने लगे। इस वजह से विस्थापन होने लगा। कल तक जो लोग यहाँ पर यहाँ भारत को अपनी मातृभूमि मानते थे या फिर जो लोग पाकिस्तान वाले एरिया को अपनी मातृभूमि मानते थे, वो वहीं पर कह सकते हैं एक शरणार्थी के रूप में बन गए और उनको इधर उधर जाके शरण लेनी पड़ी। इस वजह से कहा जाता है कि 8 मिलियन लोगों का यानी 80 लाख लोगों का पलायन हुआ। 80 लाख लोग जो है एक इधर से उधर हुए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, भयंकर बहुत कह सकते हैं कि काटमार हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदुओं ने मुसलमानों की हत्या की, मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की। अब पूरा जो है कह सकते हैं भयानक मंजर हुआ, विभीषिका देखने को मिली पूरे देश भर को। इसी वजह से आज हम लोग देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि इसी दिन जो है हम लोग देखेंगे कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि को काफी अधिक भयंकर काटमार हुआ था पूरे देश भर में। चाहे वो नोआखली बांग्लादेश वाला इलाका चल जाइए, फिर अमृतसर चले जाइए, गढ़मुक्तेश्वर चले जाइए बिहार का, इन सारे इलाकों में बहुत ज्यादा कह सकते हैं सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये हुई बात विभाजन क्या पुनर्वास की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों तरफ की सरकार ने, विशेष रूप से भारत सरकार की मैं बात करूंगा, तो जब पाकिस्तान से लोग हिंदू यहाँ आए और या फिर जो हिंदू भारत में ही जो मुस्लिम भारत में ही शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजीज के रूप में रह गए थे, तो उनकी अधिकारों का, उनको पुनर्वास दिलवाने का अधिकार सरकार पर था। सरकार ने व्यवस्था की कि जो लोग भी पुनर्वास की समस्या से जूझ रहे हैं उनको जो है उनका पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए तरह तरह की यहाँ पर मलिन बस्ती नहीं कर सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियां टाइप का बनाया गया ताकि तत्काल वो अपना यहाँ पर निवास कर सके। उसके बाद भी उनको रोजगार प्रदान किया गया, उनकी आजीविका के साधन प्रदान किए गए। तो सरकार की तरह भी तरह तरह के साधन प्रदान किए गए। इसलिए हम सरकार को भी उस समय जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि उस समय की स्थितियां काफी अलग थी। आप परिस्थितियों को समझिए, परिस्थितियों को समझ कर ही आप चीजों को रिलेट करने का प्रयास कीजिए। इसलिए आप उस समय के लिए जो है हम कभी कभी देखते हैं कि तत्कालीन सरकार को दोषारोपण किया जाता है कि नेहरू जी की गलतियां थी। इस प्रकार की बातें नहीं होती है। उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी। आप होते तो हो सकता है आपसे भी इस प्रकार की गलतियां हो जाती थी। अब बात करते हैं विभाजन की पृष्ठभूमि के बारे में, बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन, कि विभाजन एकाएक हो गया, माउंटबेटन प्लान ही था जो कि विभाजन कर दिया, या फिर इससे पहले भी कुछ बैकग्राउंड तैयार हुआ था? बिल्कुल बैकग्राउंड तैयार हुआ था। हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना की बात। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना की। थोड़ा विभाजन की विभीषिका को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा था कि 1885 में आईएनसी की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहां पे हो जाती है? बम्बई में। अभी मुंबई कहा जाता है लेकिन उस समय बम्बई हुआ करता था। तो बम्बई में इसकी स्थापना हो जाती है। एलन एक्टोविन ह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब ऐसे नेता होते हैं, उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। अब जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो आगे चल के माना जाने लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू उदारवादी लोगों का संगठन है, और यहाँ पर जो है ये ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, और इसमें केवल अमीर हिंदू लोग ही शामिल हैं। इस वजह से फिर 1906 में इनको काउंटर करने के लिए, यानी इसके विरोध में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? तो ढाका में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है, बांग्लादेश के ढाका में। उस समय तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया 1947 के बाद, और उसके बाद 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उदित हो गया। तो ढाका में इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना करते हैं नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क और आगा खां। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन आपको क्या पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे भी अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों का हाथ इसलिए था क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस जो है वो भारत के आज़ादी की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हालांकि कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना उन्होंने सेफ्टी वॉल्व के तहत की थी कि ब्रिटिश को यहाँ पर
ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पर शासन है उसको वैध ठहराया जाए, उसको लीगल कह सकते हैं रिकॉग्निशन दिया जाए। लेकिन आगे चलकर कांग्रेस के नेताओं ने जो है उन पर ही आघात किया और भारत की आज़ादी की मांग उन्होंने उठाना प्रारंभ कर दिया। इनको लगा कि भाई कांग्रेस जो है, जिस उद्देश्य से हमने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, ये तो अपने रास्ते से भटक रही है, तो इसको काउंटर कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दिया ताकि सांप्रदायिक रूप दिया जा सके। मुस्लिम लीग को मुसलमानों के हितों का संरक्षण के रूप में इसको मान्यता प्रदान उन्होंने कर दी। इसलिए अब मुसलमानों ने क्या किया, जो मुस्लिम विद्वान थे, इन्होंने कहा कि नहीं, भारत में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम है, दो अलग राष्ट्र हैं, दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पाकिस्तान में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी जाने जाते हैं, उसी प्रकार से ये जाने जाते हैं पाकिस्तान में। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले कांग्रेस के ही सदस्य हुआ करते थे, 1920 के जब हम लोग देखेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1920 का असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो इससे जो है खफा हो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और वो फिर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद वो अपनी उदारवादी प्रवृत्ति को त्याग कर सांप्रदायिक रूप ले लेते हैं, यानी उनके मन में भी ये भावना घर कर जाती है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद वो जो है मुस्लिम लीग में अपना प्रभाव बढ़ाते रहते हैं और 1940 में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, लाहौर में एक अधिवेशन होता है, लाहौर कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखने की बात कही और यहीं पर उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया, यहीं पर उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, टू नेशन थ्योरी दिया, टू नेशन थ्योरी दिया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि टू नेशन थ्योरी सबसे पहले किसने दिया? टू नेशन थ्योरी सबसे पहले दिया था 1930 में, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया था, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया था। लेकिन इसको राजनीतिक रंग किसने दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशंस थ्योरी के रूप में कब दिया? तो 1940 के 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और वहां उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध में, कांग्रेस जो मांग रहे थे कि नहीं भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में गठित रहेगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनका मानना था नहीं पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए मुसलमानों के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया विभाजन की पृष्ठभूमि के बारे में। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे प्रक्रिया आगे चलती जाती है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और बात करता है कि पूरे देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो या फिर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश वाला एरिया हो या फिर भारत जो अभी मुख्य भूमि है मेन लैंड है वो वाला एरिया हो, सबके लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा में जो है कुल 389 मेंबर होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग को इससे बहुत ही निराशा मिली। इनका मानना था नहीं पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाइए, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाइए, हम लोग अपना संविधान अलग बनाएंगे। इस बात को लोग देखेंगे धीरे धीरे जो है कटुता बढ़ती जाती है और आगे चलकर अंततः विभाजन हो जाता है। विभाजन की प्रक्रिया क्या रही ये तो मैंने पहले बता ही दिया कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के आधार पर विभाजन की प्रक्रिया हुई। विभाजन की प्रक्रिया में जो है हर चीज का बंटवारा हुआ, यानी कि यहाँ की जमीन का तो बंटवारा हुआ ही, एक एक संपत्ति का बंटवारा हुआ, संपत्ति का बंटवारा हुआ, पैसे का बंटवारा हुआ, कुर्सी टेबल, यहाँ तक कहा जाता है कि हर चीज का बंटवारा हुआ, मतलब कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस तरह, जिस तरह से भाई भाई में बंटवारा होता है ना, उस तरह से बंटवारा उस समय देखने को मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं विभाजन की प्रक्रिया को। अब बात आती है कि विभाजन के बाद सीमांकन कैसे किया गया। हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे मान लिया गया कि अच्छा ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान वाला एरिया होगा इस साइड का, फिर ये वाला भारत का हो जाएगा, तो ये कैसे मान लिया गया। तो उस समय एक आयोग यानी कमीशन गठित किया गया और वो किया गया सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में। रेडक्लिफ को लगा कि भाई विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको तुरंत से तुरंत कैसे निजात पाया जाए, इसको कैसे निपटाया जाए। तो उन्होंने बहुत ही एक शानदार तरीका, शानदार तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ही निकृष्ट कह सकते हैं, बहुत ही लोअर कैटेगरी का तरीका अपनाया कि जितने भी थाना क्षेत्र हैं यानी बॉर्डर वाला एरिया में जितना भी थाना क्षेत्र है उसको एक बॉर्डर मान लिया जाए दोनों देश के बीच का। तो कह सकते हैं कि थाना क्षेत्र का जो क्षेत्र सीमा था उसको ही एक बॉर्डर के रूप में मान लिया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी गई। उसी को हम लोग कहते हैं रेडक्लिफ लाइन, आज भी कहते हैं। पाकिस्तान और फिर ये पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया में भी जो आज बांग्लादेश है यहाँ भी इसी तरह से खींचा गया था। और इससे पहले तो आप लोगों ने जाना ही होगा कि 1914 में यहाँ जो खींचा गया था उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन।
वो तिब्बत के साथ किया गया था 1914 में। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में, विभाजन की पृष्ठभूमि के बारे में और विभाजन की प्रक्रिया के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि विभाजन के परिणाम क्या हुए। तो उतने दिनों से जो लोग साथ में रहते हुए आ रहे थे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी एक देश के नागरिक के रूप में माने जाते थे। सब लोग अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन करते थे और साथ में मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। फिर एक ऐसा मंजर आया जब भारत के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार से हम लोग घर में देखते हैं कि दो भाई जब आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, दोनों के विभाजन होता है, तो किस प्रकार से घर में अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है, घर में जो निराशा का वातावरण छा जाता है। उसी प्रकार से हमारे देश में जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, लेकिन विभाजन की विभीषिका को झेलने के साथ ही इसी वजह से भारत के लोगों को काफी निराशा मिली। ये हमारे देश के राजनेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, इन लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी कि भारत का विभाजन हो जाएगा। हम लोग साथ में हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे, चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और अंततः 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन हो, जिसमें सभी लोगों ने समान रूप से सहभागिता दिखाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कांग्रेसी हो, मुस्लिम लीग हो, सब लोगों ने, मुस्लिम लीग तो उसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन सब लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई। लेकिन आज विभाजन हो रहा है, तो समझ सकते हैं उस पर विभाजन का परिणाम क्या होगा। विभाजन से देश के लोगों का मनोबल गिर गया, लोग यहाँ जो स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन स्वतंत्रता जो है गम में तब्दील हो गया था। इसलिए हम आगे स्टेटमेंट की बात करेंगे। महात्मा गांधी कहते भी हैं कि एक ओर तो हमारे यहाँ उजाला हो गया, लेकिन दूसरी ओर अंधकार ही अंधकार है। तो इस दोनों प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। विभाजन का परिणाम हम लोगों ने देखा है कि भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। नोआकली वाला इलाका में, जैसे जहां पर मुस्लिम बहुल है, वहां पर हिंदुओं को काटा मारा गया, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू बेटियों बहन के साथ दुष्कर्म किया गया। उसी प्रकार से अमृतसर वाला एरिया में और फिर गढ़मुक्तेश्वर जो बिहार का एरिया है, हिंदू बहुल है, वहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार किया गया। तो दोनों प्रकार की स्थिति देखने को मिली। लगभग 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। विभाजन के बाद जो है पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई। पुनर्वास की समस्या को निपटने के लिए भारत सरकार ने तत्काल समय में कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई लोगों को, उनके लिए जो है निवास स्थान प्रदान किए, उनकी आजीविका के साधन प्रदान किए। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती है और हम लोग देखेंगे कि 1942 के बाद 1942 के आसपास चुनाव संपन्न होते हैं। उस समय तक स्थितियां सामान्य हो जाती है। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में प्रथम बार चुनाव भी आयोजित करा लिए जाते हैं इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के बाद। यहाँ तक बात हो गई। अब विभाजन के परिणाम के रूप में ही हम महात्मा गांधी की शहादत को देखेंगे। महात्मा गांधी की शहादत को हम लोग विभाजन के परिणाम के रूप में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी की शहादत के पीछे की जो बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि थी, वो कहीं ना कहीं विभाजन से ही जुड़ा हुआ था। अब कैसे, तो हम लोग बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिनसे आप शायद ही अपरिचित हो। कहा जाता है कि भारतीय आसमान के चमकते सितारे, जिसे हम आज राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में यानी फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़े पुरोधा के रूप में जानते हैं। इनका जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ और इनका जीवन काल 1948 ईस्वी तक चला, 30 जनवरी 1948 तक। और आज हम लोग जिस शहादत की बात कर रहे हैं, ये शहादत उनको 30 जनवरी 1948 को प्राप्त हो गया। तो पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। पूरी दुनिया जो है इस बात से स्तब्ध हो गई कि एक ऐसा नेता जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग पर पूरे देश को आजादी दिलाई, उनका सत्य और अहिंसा पूरे देश का एक आदर्श बन गया, एक मॉडल बन गया है। और उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनको शहादत कैसे मिली, तो वायलेंस तरीके से, हिंसक रूप से। इससे पूरी दुनिया का ध्यान जो है एकदम स्तब्ध हो गया। तो उनकी शहादत के पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ। भारत को आजादी मिली धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर, मुसलमान धर्म के आधार पर। अब गांधी जी जो है, आपको पता है कि वो धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु थे, टॉलरेंस थे। वो धर्मनिरपेक्षता का पालन बहुत ही अधिक तरीके से करते थे, यानी सेकुलरिज्म को वो फॉलो करते थे। इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, किसी प्रकार का बैड नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। विभाजन के पक्के विरोधी थे, लेकिन अंततः विभाजन हो गया तो इनको भी मानना पड़ा। जब विभाजन हो गया तो आपको मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों का बंटवारा किया गया था। साथ में ये बातें भी एग्रीमेंट के तौर पर की गई थी कि भारत जो है पाकिस्तान को 5 करोड़ रुपए देगा। अब भारत सरकार इस बात से मुकर रही थी, तो गांधी जी का मानना था ये गलत हो रहा है, भारत सरकार जो है उनको पैसे दे, नहीं तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठ भी गए। साथ में उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब तक मुसलमानों के साथ अत्याचार यहाँ किया जाएगा भारत में, मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इससे जो यहाँ के हिंदू लोग थे, जो अतिवादी हिंदू थे, उनका मानना था कि यार गजब आदमी है ये। कुछ लोग
मानते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान, हम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ है, तो मुसलमान लोग जाए पाकिस्तान और हिंदू लोग भारत में रहें, इनको क्या दिक्कत है? क्यों ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, और क्यों ये मुसलमानों के हितों का संरक्षण करने की बात करते हैं? इस बात से कई लोग खपा थे। इसी खपा व्यक्ति में से एक थे विनायक नाथूराम गोडसे, हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे जो पहले गांधी जी के अनुयायी हुआ करते थे, जैसा कि इन्होंने ही कहा है, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो गांधी जी के अनुयायी हुआ करते थे। अब इस बात की सत्यता कितनी है ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना घर से जब वो वापस आ रहे थे 3 गोलियां मार दी। इस प्रकार से भारतीय आसमान का चमकता सितारा जो है वो डूब गया। इसके बाद कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारे सौरमंडल का एक तारा जो है, सौरमंडल का एक ग्रह जो है वो अस्त हो गया, डूब गया, पूरे संसार में अंधकार छा गया, और इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने आजादी के लिए अथक परिश्रम किया, आजाद भारत की फिजा में सांस लेने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की, कितने लोगों की कुर्बानियों को उन्होंने देखा, और आज जब भारत आजाद हुआ तो उसमें वो सांस लेने के लिए बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया गांधी जी की बात शहादत के बारे में। अब रजवाड़ों की विलय की बात होती है कि आजादी मिल चुकी थी, अब रजवाड़ों की विलय की बात थी। जैसा कि मैंने कहा कि 1947 का जो माउंटबेटन प्लान था, इसमें कहा गया था प्रिंसिपल स्टेट्स के लिए आप तो भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान में मिल जाइए, फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को लगा, भारत के नेताओं को लगा, जैसे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों को लगा कि इस तरह में तो भारत स्वतंत्रता मिली लेकिन पूरा विभाजन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो एक कमेटी गठित की गई, या फिर कह सकते हैं एक आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, पटेल जी को दी गई, और वीपी मेनन इनके साथ इनके सहयोगी के रूप में वीपी मेनन को जगह दी गई। अब इन दोनों का दारोमदार ये था कि जो भी रजवाड़े हैं उस समय विद्यमान है 565 रियासतें, उसको किस प्रकार से भारत में मिलाया जाए, चाहे वो जैसे मिलाया जाए, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति के 4 स्तंभ होते हैं, 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं जो एक राज्य दूसरे राज्य से अपने रिलेशंस बनाने में, रिलेशन स्टेब्लिश करने में अपनाता है। तो इनको ये अधिकार दिया गया। अब इन लोगों ने एक विलय पत्र तैयार किया, विलय पत्र को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस, विलय पत्र तैयार किया और इसको कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने देशी रियासतों के समक्ष ये बातें रखी कि आप अगर भारत में मिलेंगे तो आपके अधिकार बने रहेंगे, आप जो है विदेश मामले, रक्षा, ये सब मामले हमें दे दीजिए, बाकी आपके अधिकारों का भी संरक्षण होता रहेगा। आप भारत से अलग होकर नहीं रह सकते हैं क्योंकि भारत चारों ओर भारत का एरिया है, बाकी आप खंडित तरीके से रहेंगे। तो इस प्रकार कई तरह की बातें उन्होंने की, आदर्शवादी बातें भी की, बाकी यथार्थवादी बातें भी की, और इस प्रकार से कई देशी रियासतों का लगभग विलय हो चुका था आजादी के पहले ही। लेकिन आजादी के बाद भी कई रियासतें थी जो मानती थी वो वाला मॉडल पे कि नहीं, हम जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, या फिर कुछ रियासतें ऐसी थी जो मुसलमान बहुल था, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़, वो चाहता था कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। भाई ये बहुत बड़ी समस्या थी, इससे कैसे निपटा जाए, तो हम लोग बात करेंगे हैदराबाद और कश्मीर वाले समस्या पर। तो समस्या यही थी कि कैसे इसका विभाजन, कैसे इसको भारत संघ में मिलाया जाए। तो इस बात को हम लोग देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का सहारा लिया गया था। लेकिन जो रियासतें भारत में शामिल नहीं हो रही थी, उनके साथ जो है साम दाम दंड भेद की नीति का जो है पालन किया गया। तो सबसे पहले इसी दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे सरकार का नजरिया वही था कि या तो आप भारत में मिल जाइए, नहीं तो फिर आपको भारत में मिलाने के लिए बाध्य रूप से कार्यवाही की जाएगी। ये सरकार का नजरिया था। इसी पर काम करते हुए सरकार ने हैदराबाद की समस्या का निदान किया। हैदराबाद के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ये हैदराबाद का इलाका है। हैदराबाद आज हम लोग देखते हैं कि तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो भारत के 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को गठित हुआ था, हालांकि अब 28 राज्य हैं, तो कश्मीर का जब पुनर्गठन हो गया तो उस समय जो हैदराबाद जो है एक अलग रियासतें हुआ करती थी, बहुत बड़ी रियासतें। कहा जाता था कि यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, जिसको निजाम कहा जाता था, वो पूरी दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति के रूप में गिना जाता था। अब इस निजाम ने यह घोषणा की कि हम जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, हम भारत में भी नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। अब बात कीजिए, आप देखते हैं कि पूरा हैदराबाद इलाका, जिसमें आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु का, कुछ केरला का, कुछ कर्नाटक का और तेलंगाना का हिस्सा शामिल था, ये जो है भारत के बीचों बीच स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि चारों ओर इसके भारत का भूभाग है। ये जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेगा।
तो ये अपनी विदेश नीतियों को अन्य देशों से या फिर अन्य राज्यों से कैसे स्थापित करेगा। भारत को इसी बात पर लीड मिल गया और इसी बात को आधार बनाकर भारत ने जो है इसका भारत संघ में विलय करवा लिया। लेकिन ये आसान नहीं हुआ। ये एक मुस्लिम बहुल तो नहीं था, कह सकते हैं कि मुस्लिम प्रजा भी वहाँ पर ठीक ठाक थी, लेकिन हिंदुओं की संख्या अधिक थी। यहाँ के शासक भले ही निजाम थे जो एक मुसलमान थे, इनका मानना था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे और नहीं पाकिस्तान में शामिल होंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया और भारत के साथ भी समझौता किया ताकि जो है स्टेटस को मेंटेन किया जा सके, यानी यथास्थिति को बरकरार रखा जा सके, हमारे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। लेकिन यहाँ के शासक ने एक अर्धसैनिक बल अपना फोर्स भेज दिया किसके विरुद्ध, वहाँ के जो किसान थे और जो वहाँ के जो कांग्रेस और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेता थे वो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे निजाम के विरुद्ध, क्योंकि ये बहुत सारा अत्याचार करते थे। तो उसके दमन हेतु इन्होंने एक अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया जिसको रजाकार कहते थे। इन रजाकारों ने विशेष रूप से हिंदुओं पर अत्याचार किया। जब इन अत्याचारों को देखा भारत सरकार ने, तो भारत सरकार का मानना था कि नहीं, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया। भारत सरकार ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद रियासत जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। इस प्रकार से हैदराबाद की समस्या भी समाप्त हो गई, हैदराबाद भारत संघ का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की समस्या यह है, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, कि मणिपुर का रियासत जो है वो कहां पर स्थित था। तो हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैप में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बना दे रहा हूं जैसा भी बने। कि नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर जो है यहाँ पे मणिपुर है, उसके ऊपर यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ असम है। ये मणिपुर का इलाका जो है, ये मणिपुर का जो इलाका है, यहाँ पे इसी को मणिपुर रियासत करते थे। और यहाँ का शासक था महाराजा बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार के दबाव की वजह से इनको भी भारत संघ में विलय कराना पड़ा था स्वतंत्रता के पहले ही। लेकिन एक समस्या यह खड़ी हुई कि मणिपुर की जो जनता थी, कांग्रेसियों को छोड़कर, कांग्रेस के नेता मानते थे, वहां के जो विधानसभासी कांग्रेस के नेता मानते थे कि नहीं, भारत संघ में विलय ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तो स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रही थी। इसलिए कांग्रेसियों का मानना था कि नहीं, भारत संघ में विलय उचित है, न्यायसंगत है। लेकिन अन्य पार्टी जो थे, उनके मेंबर्स का मानना था, अन्य लोगों का मानना था कि भारत रियासत में, भारत संघ में मणिपुर का जो विलय है वो अवैध है और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जून 1948 में अंततः वहां पे पहली बार चुनाव कराए गए और सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके आधार पर पहली बार मणिपुर में ही चुनाव कराए गए। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव कहाँ कराए गए, तो ये असम मणिपुर में कराए गए, नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है। तो ये हम लोगों ने दोनों देख लिया, हैदराबाद की समस्या भी देख ली, मणिपुर की समस्या भी देख ली, और जैसा कि इसमें कश्मीर का समस्या नहीं है तो कश्मीर पर मैं आगे बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात एक और चुनौती थी। जैसा कि मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में क्या चुनौतियां थी कि यहाँ की विविधता को कैसे एकता के रूप में स्थापित किया जाए। तो विविधता में हम लोग ने भाषा की बात की थी कि हमारे देश में तरह तरह की भाषा बोली जाती है। हमारे देश के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 प्रकार की भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसको संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। इसके अलावा भी कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, जगह जगह पर यहाँ पर भाषाएं चेंज हो जाती है। अब इतनी भाषाई विविधता के को साथ में लेकर यहाँ पर एकता कैसे स्थापित की जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सरकार इस बात से आश्वस्त थी कि यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं उभरेगी, लेकिन समस्या तो उभर गई। अब समस्या जब उभर गई तो समस्या से निपटना भी जरूरी था ताकि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखा जा सके। इसलिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन करने से पहले हम लोग पहले इसकी पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड पे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है कि कांग्रेस की ही थी, ये ऐसा माना जाता है। हालांकि सब लोगों ने सहयोग दिया था, कम्युनिस्ट हो या फिर सोशलिस्ट हो, सब लोगों ने योगदान दिया था। हालांकि कांग्रेस जो है काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में सभी धर्म के, जाति, संप्रदाय, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो कांग्रेस का जनाधार कह सकते हैं स्पष्ट रूप से काफी बड़ा हुआ था।
तो कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का हर अधिवेशन होता था, हर प्रत्येक वर्ष, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। जैसे 1885 में बंबई अधिवेशन हुआ, 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ जिससे दादा भाई नौरोजी हुए। फिर 1887 में हम लोग देखें मद्रास अधिवेशन हुआ जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता किए। 1888 में जॉर्ज यूल का काल आया तो हैदराबाद, ये इलाहाबाद में पहली बार नॉर्थ इंडिया में हुआ। इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। फिर 1920 में इसी तरह से नागपुर अधिवेशन होता है। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सीवी राघवाचारी, श्री राजगोपालाचारी नहीं, सीवी राघवाचारी। आज आप लोग द हिंदू पढ़ते हैं ना, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, तो द हिंदू के संपादक जो है, द हिंदू के फाउंडर जो है, ये श्री राघवाचारी ही हैं, श्री राघवाचारी। साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते थे और नागपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये घोषणा की कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे राज्य का जो पुनर्गठन होगा, देश का जो पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने वादा कर दिया था देश के लोगों से पहले ही, स्वतंत्रता के 27 वर्ष पहले ही। 20 की बात हो रही है, 47 में आजादी मिली है, तो स्वतंत्रता के पहले ही जब बात कर दी गई थी तो लोग भूलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हम लोग देखेंगे कि देश के नेताओं का मानना था कि नहीं, अगर भाषाई आधार पर अगर देश को बांटा जाएगा तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था, जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और हमारे देश के राष्ट्रपिता जिनकी शहादत के बारे में हम लोगों ने देखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी ऐसी मंशा जाहिर की थी कि अगर राष्ट्र का विभाजन, राष्ट्र का जो राज्यों का पुनर्गठन अगर भाषाई आधार पर होता है तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार इस मसले को टाल रही थी, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होता जा रहा था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 1950 के दशक में, 1950 से 52 के दशक में, 1950 से 52 के काल में आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश क्या होता है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन कहाँ से, तो ये तमिलनाडु, जिसको उस समय मद्रास कहा जाता था, तो मद्रास वाले क्षेत्र में ये आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये सारा क्षेत्र आ जाता था। इसी का जो ऊपर वाला भाग है जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती थी, तेलुगु भाषा, यहाँ के लोगों ने मांग उठाई कि नहीं, हमारे लिए जो है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। ऐसी मांग उन्होंने कर दी और इसका नेतृत्व किया पोट्टी श्रीरामल्लू ने। पोट्टी श्रीरामल्लू जो है वो गांधीवादी नेता थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने गांधीवादी नेता के रूप में अपनी क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो पोट्टी श्रीरामल्लू जो है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की मांग हेतु, गठन की मांग हेतु आमरण अनशन पर बैठ गए और अंततः 56 दिनों के अनशन के बाद, 56 दिनों के अनशन के बाद, समझ सकते हैं 56 दिनों तक उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए अनशन किया। इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई 1952 में। 1952 में 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में विद्रोह की स्थिति पनप गई, सरकार विरोधी नारे लगाए जाने लगे। जब 1952 का चुनाव हो रहा था और जब इसी 1952 के चुनाव में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे तो उनके ऊपर जो है कह सकते हैं पत्थर फेंका गया था, उनके ऊपर नारेबाजी की गई थी, उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। तो अब माना जाने लगा था कि सरकार को यह मांग जो है मान लेनी चाहिए और आंध्र प्रदेश का गठन कर लिया जाना चाहिए। तो अंततः हम लोग देखते हैं कि 1953 में अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर लिया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। इस प्रकार से भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। ये आपको याद रखनी चाहिए। जो इस प्रकार कई क्वेश्चन आ चुके हैं, जो ओपीसीएस में भी आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। इसकी राजधानी जो है हैदराबाद बनाई गई। जिस हैदराबाद के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो भारत संघ में मिलना नहीं चाहता था, वहां के जो निजाम थे वो धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता था, भारत संघ में मिलना नहीं चाहता था, अपने रजाकार जो उसका अर्धसैनिक बल था उसको भेजकर लोगों पर अत्याचार करवाता था। वहां के सोशलिस्ट, वहां के कांग्रेस और वहां के कम्युनिस्ट नेताओं को, वहां के जो तेलंगाना आंदोलन के नेता थे उसका दमन करने का प्रयास कर रहा था। आज वही हैदराबाद आंध्र प्रदेश का राजधानी बनता है। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। फिर देखते हैं जब आंध्र प्रदेश का, कहते हैं ना खरबूजे को देखो खरबूजा भी रंग बदलता है। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो आसपास के जो राज्य थे, भारत के अन्य राज्य थे, उनको लगने लगा यार आंध्र प्रदेश की जो बात मान ली गई। जैसे होता है ना कि आप लोग के घर में 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, तो एक भाई की मांग अगर मांग ली जाती है आपके पिताजी के द्वारा तो उनको देखकर आप भी अपना रंग बदलने लगते हैं। बड़े भैया का आप कहेंगे कि उनकी बात को आपने माना है तो मेरी भी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए।
उन्हें अगर आप उनको अगर आइसक्रीम मिल गया तो आप भी आइसक्रीम लेने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार से इनको भी हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का जब गठन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि अन्य भाषाई आधार पर अन्य राज्य भी मांग उठाएंगे। इस प्रकार की भाषाई आधार पर अन्य राज्य जो है मांग उठाने लगे, चाहे वो महाराष्ट्र वाला एरिया में देख सकते हैं मराठी भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर, पंजाब वाले रीजन में जो है हिंदी भाषा बहुल क्षेत्र के हरियाणा की मांग उठने लगी। इस प्रकार से देश में अलग अलग भागों में इस प्रकार की मांग उठने लगी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अंततः सरकार ने 1953 में उस समय देश में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरकार का गठन हो चुका था। 1952 में ही चुनाव संपन्न हुए थे और हमारे देश में प्रथम बार लोकतांत्रिक आधार पर सरकार का गठन हो चुका था। इस चुनाव के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो ये 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित हुआ, जिसको हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसमें 3 सदस्यों को रखा गया और इसकी अध्यक्षता दी गई न्यायमूर्ति फजल अली को, जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली जस्टिस फजल अली को जो है इसकी अध्यक्षता सौंपी गई, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस फजल अली। इसके अलावा इसमें 2 अन्य मेंबर्स को रखा गया। दो अन्य मेंबर्स कौन होंगे? एक होंगे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर हमारे देश के बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है, के.एम. पनिक्कर। और एक हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो इन 3 लोगों की सदस्यता थी राज्य पुनर्गठन आयोग में और इन्होंने इस बात की वकालत की, लेकिन वकालत करने से पहले इन्होंने इस बात की जांच की क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि ठीक है भाई, अगर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होता है तो देश में और भी दंगे बढ़ सकते हैं और जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है इन्होंने न्यायसंगत ठहराया और उचित ठहराया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इन्होंने रिकमेंड किया। इन्होंने 1956 में, इन्होंने 1955 में, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर 16 राज्य बनाए जाने चाहिए। कितने राज्य? 16 राज्य बनाने चाहिए और 3 यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। अब सरकार के सामने ये समस्या थी कि राज्यों का पुनर्गठन इस आधार पर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को अंततः इस फैसले को मानना पड़ा, लेकिन सरकार ने कुछ संशोधन किया, कुछ अमेंड किया और अंततः 1 नवंबर 1956 को, ये दिन याद रखिएगा आप लोग, 1 नवंबर बहुत ही खास दिन है। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य का गठन किया गया और 6 यूटी, यानी कि यहाँ पे बात की गई थी 16 राज्य की और 3 यूटीज की बात की गई, 3 यूनियन टेरिटरीज की बात की गई थी। लेकिन सरकार ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या जो है यहाँ पर समाप्त हुई और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ राज्य के बारे में। इसके बाद भी कुछ राज्य हैं जिसका गठन फिर से किया गया, वो भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक विभाजन के आधार पर, भौगोलिक विभिन्नता के आधार पर किया गया। तो इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1960 की बात। 1960 की बात करेंगे। 1960 में जो है गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है अलग कर दिया गया। पहले बंबई राज्य हुआ करता था, ये वाला रीजन जो है देख सकते हैं ये बंबई राज्य हुआ करता था। तो इसमें जो है गुजराती भाषा लोगों ने मांग की गुजरात राज्य का गठन किया जाना चाहिए अपनी भाषा के आधार पर, इनके लिए गुजरात राज्य का गठन कर दिया गया। और फिर महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य का गठन कर दिया गया। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी, ये वाला एरिया आज महाराष्ट्र के अंदर आता है और महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोगों ने बात की थी कि 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो नागपुर वाला एरिया जो है ये हिंदी बहुल एरिया है, ये नागपुर वाला एरिया है, ये हिंदी बहुल एरिया है और इसको कहा जाता है विदर्भ एरिया।
इसको कहा जाता है विदर्भ। तो विदर्भ के लोगों ने मांग कर रखी है कि हमारे हिंदी भाषा के आधार पर विदर्भ राज्य का गठन किया जाना चाहिए। तो यह एक अलग मैटर है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे गुजरात और महाराष्ट्र की। तो गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कर दिया जाता है भाषाई आधार पर 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 1 मई का इंपोर्टेंस आपके लिए क्या है, आप लोग को पता ही होगा। 1 मई को लेबर डे भी मनाया जाता है। फिर इसके बाद 1963 की बात आती है। 1963 में नागा पीपल्स की मांगों को मान लिया गया और नागालैंड का गठन कर दिया गया। नागालैंड का गठन कर दिया गया। ये नागालैंड कहाँ है, तो यहाँ देख सकते हैं ये मिजोरम है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर में मणिपुर है, मणिपुर के जस्ट ऊपर में यहाँ पे नागालैंड का एरिया आता है, जहाँ जिसकी राजधानी कोहिमा है। ये नागालैंड का गठन भी 1963 में कर दिया गया। ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। तो ये जो है भाषाई आधार पर नहीं हुआ था, ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हुआ था, ताकि प्रशासन करने में कोई असुविधा उत्पन्न ना हो जाए। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। फिर आती है बात 1966 की। 1966 की बात आती है। 1966 में पंजाब वाला एरिया, ये पंजाब देख रहे हैं, ये पंजाब वाले एरिया को जो है पंजाबी बहुल एरिया को पंजाबी रख दिया गया, और जो हिंदी भाषी इलाका था, हिंदी भाषी इलाका को बना दिया गया हरियाणा। और दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ को ही रखा गया, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जिसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक करते हैं या उपराज्यपाल करते हैं। ये चीजें हो गई। फिर हम लोग देखते हैं 1966 के बाद भी 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश का ये गठन होता है भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, तो भौगोलिक आधार पर यहाँ का इसका गठन कर दिया गया। फिर बात आती है 1972 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और बुक को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 1972 की बात आती है तो उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इस एरिया में। और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 नए राज्य जो है अस्तित्व में आए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये आपको याद रखना चाहिए। मणिपुर कहाँ है, ये मणिपुर है, ये त्रिपुरा है जिसकी राजधानी अगरतला है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मणिपुर, मेघालय की बात हो तो मेघालय यहाँ पर है, जहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। खासी की पहाड़ी पर यहाँ की राजधानी शिलोंग स्थित है। ये हो गया जियोग्राफी का कुछ टर्म। ये बात हो गई 1972 की। फिर हम लोग बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज आप लोग सिक्किम को भारत का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि भारत का हिस्सा पहले सिक्किम नहीं हुआ करता था। तो हम लोग देखेंगे ये भारत का एक कह सकते हैं वहां का विदेश मामले जो है भारत के पास था, बाकी उनके सारे अधिकार जो है उनके अपने थे। उनके आंतरिक मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी उसके इंटरनल मैटर पर भारत का कोई इंटरवेंशन नहीं था। अंततः हम लोग देखेंगे कि 35वां संविधान संशोधन, 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 हमारे संविधान में किया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और सिक्किम को सहराज्य के रूप में यानी कि उसको कुछ अधिकार प्रदान किए गए, बाकी सारे अधिकार उन्हीं के पास रखे गए। लेकिन भारत का एक सहराज्य के रूप में कह सकते हैं, जुड़वा भाई के रूप में इसको शामिल कर दिया गया 35वें संविधान अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को। लेकिन सिक्किम को लगा कि नहीं, इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला है, हमें जो है पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा बन ही जाना चाहिए। तो सिक्किम की मांग पर भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने, यहाँ के पार्लियामेंट ने 36वां संविधान संशोधन किया, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 किया, और सिक्किम जो है हमारे देश का अभिन्न हिस्सा बन गया। ये हो गई बात सिक्किम की, ये बात हो गई सिक्किम की। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश
और गोवा और फिर मिजोरम की। तो गोवा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि गोवा जो है, गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था। पुर्तगाल का अधिकार इसलिए था क्योंकि 1498 में जो वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्गों की खोज उन्होंने की थी, उसके बाद पुर्तगाली लोग वहां आए, उसके बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा आए, अल्बुकर्क आए, इन सारे लोग गवर्नर हुए, और उसके बाद जो पुर्तगाल कह सकते हैं गोवा और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, ये सब इलाके पे पुर्तगालियों का जो है कब्जा एक तरह से हो गया था। तो जब भारत को आजादी मिल गई तो उस समय वहां पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, वहां पुर्तगालियों का ही शासन था, इसलिए वो लोग अभी तक गए हुए नहीं थे। तो अंततः हम लोग देखेंगे 1961 में 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, नेहरू जी की सरकार के द्वारा, और गोवा को जो है मुक्त करा लिया जाता है पुर्तगालियों से। तो उसके बाद जो है इसको एक राज्य के रूप में नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही मान्यता मिलती है। लेकिन 1987 में गोवा को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। उसी क्रम में आपको याद रखना है कि 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम है, ये वाला इलाका जो है मिजोरम है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, और यहाँ इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है, जिसको हम लोग वर्मा पहले कहते थे। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का गठन 1987 में कर दिया गया। यहां तक बात हो गई इतने राज्यों की। अब कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं। 2000 की बात आती है। तो 2000 ईस्वी में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये तीनों डेट जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को सबसे पहले उत्तराखंड की स्थापना होती है। उत्तराखंड की स्थापना होती है, ये उत्तर प्रदेश वाला इलाका देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये वाला जो रीजन है, इसको भौगोलिक आधार पर, इनकी पहाड़ी एरिया है, तो भौगोलिक आधार पर इसका गठन कर दिया गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर 9 नवंबर को मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का एरिया है, और मध्य प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, यानी पश्चिमी भाग या फिर कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी भाग, ये छत्तीसगढ़ के रूप में 9 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापित हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। और अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड का स्थापना कर दिया गया। यानी इस प्रकार से हमारा नवीन राज्य जो है भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आ गया। और मैं झारखंड से हूँ, इसलिए मैं इस पर थोड़ा विशेष जोर दे रहा हूँ, इसको आप क्षेत्रवाद मत मानिएगा। फिर ये बातें हम लोग कर ली। अब हम लोग बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि पर तो बात कर ही ली हम लोगों ने। अब कुछ और राज्य हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब झारखंड का स्थापना हो गया था उस समय हमारे देश में कुल 28 राज्य हो गए थे, कुछ 28 राज्य हो गए थे। आज भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, 28 ही हैं, लेकिन बीच में 29 हो गया था। इसी वजह से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो। लेकिन 2 जून हम लोग देखेंगे कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा था कि भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य गठित हुआ, यही आंध्र प्रदेश जो है एक फिर टुकड़ों में बढ़ जाता है, तेलंगाना की स्थापना हो जाती है। ये वाला एरिया देख रहा है, अभी ये जो है 1961 का मैप है, 1948 का मैप है, इसलिए इसमें जो है सारा चीज ठीक से नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ जो है ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, ये वाला एरिया जो है ये आंध्र प्रदेश का है। बाकी इसका जो ये वाला एरिया है ये तेलंगाना का एरिया है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को कर दिया गया। इस प्रकार से हमारे देश में 29 राज्य हो गए, 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए उस समय के 2 जून 2014 तक। लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जो है निरस्त कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद जो इसका पुनर्गठन किया गया। और यहाँ आप कश्मीर जो देख रहे हैं, कश्मीर वाला ये वाला एरिया जो है इसको लद्दाख बना दिया गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये वाला एरिया जो है कश्मीर बनाया गया यूनियन टेरिटरी, कश्मीर का इलाका हुआ यूनियन टेरिटरीज के रूप में विद लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी यहाँ पर विधानसभा भी होंगे जिस प्रकार से दिल्ली में और पुडुचेरी में होता है। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये बनाया गया। उसके बाद जो है हमारे देश में राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई? राज्यों की कुल संख्या हो गई 28। राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 7 से बढ़ के 9, 7 से बढ़ के 9 हो गई। लेकिन फिर से हमारे देश में अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 ही हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था दादर और नगर हवेली, यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी
26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया और दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश ही माना गया। इस प्रकार से अभी हमारे देश में कुल कितने राज्य हो गए, तो 28 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये हम लोगों ने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पूरे विस्तार से देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक एक डेट जो है अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन करेंगे, जब यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर आप बीएचयू में ही आके पॉलिटिकल साइंस लेंगे, यहाँ भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये चीजें और देश की राजनीति को समझने के लिए तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग अखबार पढ़ रहे होंगे, बाकी ये सब चीज जो आता होगा बीच में समझ में नहीं आ रहा होगा। अब फेमस पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं जो इसी चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शायद ही कोई अपरिचित हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपनी अप्रतिम भूमिका निभाई। और इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पंडित मोतीलाल नेहरू हमारे देश में उस समय के बहुत बड़े जाने माने वकील के रूप में प्रसिद्ध थे। पंडित मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी भी बनाई थी। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी, ये चीज याद रखनी है। तो पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले 1912 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है बांकीपुर पटना में, 1912 में बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, यहां उपस्थित होते हैं। और उसके बाद जो है वो कांग्रेस की राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय हो जाते हैं। उनकी विरासत भी थी, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, तो इनको कोई आंच नहीं आता है। ये राजनीति में एकदम सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं और गांधी जी से भी इनकी बनने लगती है। गांधी जी भी इनको चाहने लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि नेहरू मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी या पॉलिटिकल सक्सेसर हैं। ये चीज इसलिए आती है क्योंकि गांधी जी से उनका बहुत अधिक लगाव था। आगे चलकर हम लोग जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम से पहले उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की 1936 और 37 में। 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फैजपुर अधिवेशन। इसके अलावा इनके द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी वो सबसे महत्वपूर्ण है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की रावी नदी के तट पे हुआ था और यहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पहली बार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी वजह से हम लोग याद रखते हैं कि एक लैंडमार्क के रूप में कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसी याद को जीवंत रखने के लिए तो मानता हूं कि कई लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि आखिर 26 जनवरी क्यों। ठीक, अब जब स्वतंत्रता की बात हुई, स्वतंत्रता के पश्चात जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्रता के बाद भी इनकी काफी अधिक भूमिका रहती है। चाहे वो हम लोग देखेंगे कोल्ड वार पढ़ेंगे तो कोल्ड वार के समय पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी, लेकिन जो नए नए राष्ट्र थे इनके सामने कई चुनौतियां थी अपनी विकास करने की। तो जितने भी नए राष्ट्र थे इनको थर्ड वर्ल्ड के रूप में ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया किन्होंने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन का नारा दिया इन्होंने। अभी आप लोगों को हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन जब मैं शीत युद्ध पढ़ाऊंगा, कोल्ड वार पढ़ाऊंगा तो चीजें कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हुआ। उनकी मृत्यु जो है 1964 में हो जाती है, जब भारत और चाइना के बीच 1962 का युद्ध होता है। उसके बाद जो है इनकी साख बहुत अधिक तक धूमिल हो जाती है, इनको बहुत अधिक आघात पहुंचता है। उसके बाद ये बीमार रहने लगते हैं और अंततः 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 27 मई 1964 को। ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। फिर मोहम्मद अली जिन्ना की बात आती है। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप लोग पता होना चाहिए कि भारत का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पीछे इनकी बहुत बड़ी मंशा थी। कहा जाता है कि इनके मस्तिष्क की उपज थी, मस्तिष्क की उपज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि पाकिस्तान का निर्माण कराने में। इन्होंने ही 1940 में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे 2 नेशन थ्योरी को जो है सामने रखा था और कहा था कि मुसलमान एक अलग कौम है, अलग नेशंस हैं, उसके लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना की जानी चाहिए। अंततः मांग उनकी पूरी हुई और मोहम्मद अली जिन्ना जो वहाँ के राष्ट्रपिता बन गए। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर फैज की बात आती है। फैज जो है इनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था और ये दक्षिण एशिया के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो झुकाव था वो कम्युनिस्ट विचारधारा की था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ये बिलीव करते थे, यानी वामपंथी झुकाव रखते थे। इसी वजह से पाकिस्तान की जो सरकार थी, निर्वाचित सरकार थी वहां पे बनी, उनके साथ इनका जो टकराव होता रहा और इनको कैद में भी रहना पड़ा, इनको जेल भी जाना पड़ा। और इनकी कुछ रचना पर बात कर लेते हैं जिससे प्रश्न आ सकते हैं। इनकी 2-3 रचना है। एक है जिंदानामा, फैज की रचना है जिंदानामा। फिर एक है नक्शे फरियादी।
एक और लिख लीजिए, दस्त ए सबा, दस्त ए सबा, दस्त ए। ये इनकी 3 रचना है, आप लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख लेनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की। अब बात करते हैं अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम जो है वो पंजाबी भाषा की एक बहुत बड़ी साहित्यकार हुई, और इनको हम लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, हम लोग आप लोगों ने विविध वाले चैप्टर में, जब लुसेंट आप लोग पढ़ते होंगे मिसलेनियस का चैप्टर, तो वहां आप लोगों ने विविध पढ़ा होगा। विविध में वहां पुरस्कार की बात होती है, साहित्य पुरस्कार की। तो 1954 में 1954 के अंदर भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है साहित्य अकादमी। इसको सबसे पहले दिया गया 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहले 1955 में दिया गया, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है ये अमृता प्रीतम ही थी, अमृता प्रीतम थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ था गुजरात के अंदर, और ये देश के जाने माने वकील थे। और इनको हम लोग सबसे पहले प्रकाश में कब देखते हैं, जब 1928 में बारडोली सत्याग्रह होता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह होता है गुजरात के अंतर्गत, बारडोली सत्याग्रह होता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि बारडोली सत्याग्रह में इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही वजह है कि बारडोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ये जो है 2020 में जब मैंने बीएचयू एंट्रेंस दिया था, वहां भी ये प्रश्न आए हुए थे कि गांधी जी की सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। ये बातें होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चल के हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1931 में कांग्रेस का लाहौर का कराची अधिवेशन होता है, जिसमें 23 मार्च को हम लोग देखेंगे 1931 में सरदार भगत सिंह, फिर सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। उसके बाद जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो गांधी जब यहाँ पे भाग लेने जाते हैं तो उनको काले झंडे भी दिखाए जाते हैं कराची जब जाते हैं। तो यह चीज देखा हम लोगों ने। फिर 1931 का कराची अधिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी। ये चीजें आपको याद रखनी है। फंडामेंटल राइट्स जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा कि 22 भाग होते हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ इसकी बात की गई थी स्वतंत्रता से पूर्व ही, इस चीज को आप समझ सकते हैं। आगे चलकर हम लोगों ने देखा कि देशी रियासतों को यानी प्रिंसिपली स्टेट को भारत संघ में मिलाने में इनकी भूमिका बहुत अधिक रही। और आगे चलकर स्वतंत्रता के उपरांत इन्होंने भारत का सरकार को प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ। यहाँ इन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला, साथ में इन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाला, और ये देश के प्रथम गृह मंत्री हुए। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे पोटी श्रीराम मल्लू की। तो पोटू श्रीराम मल्लू के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि ये गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे, और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में विशेष रूप से तेलुगु भाषी इलाका में इनकी काफी अधिक साख थी। इन्होंने 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, गांधी जी के द्वारा किया गया था 78 अपने अनुयायियों के साथ। ये हम लोग आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो वहां भी इनकी भूमिका रहती है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 1942 में होता है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हम लोगों ने देखा था, और उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर अंततः जब भारत आजाद हो जाता है, तो जब कांग्रेस अपने वादे से मुकरती है, किस वादे से, 1920 में जो उन्होंने किया था नागपुर अधिवेशन में कि भाषाई आधार पर हम मान्यता देंगे राज्यों के पुनर्गठन को, जब कांग्रेस इसे मुकर रही थी, सरकार मुकर रही थी, इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के लिए अपनी मांगे उठा दी, और अंततः इन्होंने अनशन करना प्रारंभ कर दिया। 56 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1 अक्टूबर 1953 को सरकार जो है इन मांग मानने को बाध्य हो गई, और भारत का एक नवीन राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषाई आधार पे। इस चीज को हम लोगों ने पूरे रिलेट करके पढ़ लिया। अब एक स्टेटमेंट है, एक दो स्टेटमेंट है, उसको देखेंगे कि इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है किनके द्वारा दिया गया था। कहता है कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा। ये बातें कही है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बातें कही है। आप देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट देकर आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है स्वतंत्रता के उपरांत देश की अराजक की स्थिति के बारे में, देश में जो विभाजन की अभिविशिका झेली, उसके संदर्भ में किस राजनेता ने कही, किस जन सामान्य के नेता ने कही, ये बातें आपको याद रखनी है। ये जो है महात्मा गांधी ने कही, मोहनदास करमचंद गांधी ने कही। ये हो गया। दूसरा है, कह रहा है कि यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। यहाँ पर बात देख लीजिए, कह रहा है कि यदि प्रांतों का गठन भाषावार यानी प्रोविंसेस का जो
गठन होगा वो भाषावार भाषा लैंग्वेज की बेसिस पर होगा, तो क्षेत्रीय भाषा को रीजनल लैंग्वेज को का जोड़ बढ़ेगा, हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। ये बातें भी कही है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के वकालत करते थे और न ही फारसी निष्ठ उर्दू के। इनका मानना था कि दोनों के समन्वय से, दोनों के समुच्चय से एक ऐसी भाषा लाई जानी चाहिए जो देश को एकता को बढ़ावा दे और विविधता में एकता को ये प्रमोट करे। तो ये जो है हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा देते थे, जिसमें हिंदी के भी शब्द आए और उर्दू के भी शब्द आए। ये चीजें हम लोगों ने देख ली दोनों स्टेटमेंट के बारे में। फिर एक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि भारत के विभाजन में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। फर्स्ट कह रहा है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का परिणाम था। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा था कि 1930 में मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ही सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कही थी, भारतीय विभाजन की बात कही थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बाद का उन्होंने नारा दिया था। और 1933 में हम लोगों ने देखा था कि चौधरी रहमत अली ने पाक शब्द का प्रयोग किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, पाकिस्तान सिंध वाला इलाका से आता था, तो उन्होंने पाक शब्द का प्रयोग किया था। और 1940 में 23 मार्च 1940 को जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रमोट किया गया टू नेशन थ्योरी को। उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान जो है एक नवीन राज्य के रूप में उदित हो जाता है। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जो भारत का विभाजन हो जाता है माउंटबेटन प्लान या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा। ये बातें हो गई। ये कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहा कि धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। टू प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रीजन पंजाब एंड बंगाल। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब भारत का विभाजन होता है, ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे बांग्लादेश का निर्माण हो गया, यहाँ पाकिस्तान का निर्माण हो गया। तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, यहाँ पर हम लोग ने देखा बंगाल वाला एरिया है और यहाँ पर जो है पंजाब वाला एरिया है। तो दोनों क्षेत्र का पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो ये बात भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर कहा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। पूर्वी पाकिस्तान जो है जिसको आज बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज मुख्य पाकिस्तान के रूप में देखते हैं, इसमें संगति नहीं थी। संगति किस लिए नहीं थी ये तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान में यानी आज जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वो बंगाली भाषा बोली जाती थी। यहाँ बंगाली भाषा बोली जाती थी और वहाँ जो है उर्दू भाषा बोली जाती थी। यहाँ जो है उर्दू लैंग्वेज बोली जाती थी। अब भाषा एक ऐसी चीज है जो एक भाषा एक समूह के भीतर जो है टकराव को बढ़ावा दे सकता है, टकराव को प्रमोट कर सकता है। तो इस बात को आधार बनाकर दोनों देशों के, दोनों क्षेत्रों के बीच जो है टकराव होता रहता था। उर्दू भाषी क्षेत्र जो है ये चाहता था कि हम यहाँ पर भी उर्दू को थोप दे, ये लोग मानने हेतु तैयार नहीं थे। इसके अलावा आर्थिक आधार पर अगर देखें तो ये जो है यहाँ पर जूट का काफी अधिक उत्पादन होता था, जूट का उत्पादन होता था और जूट का जो एक्सपोर्ट करते थे, जूट का निर्यात करके इसका जो इससे जो भी प्राप्त होता था रकम, जो भी इनकम प्राप्त होता था, इसका यूज यहाँ के क्षेत्र के विकास पर ना करके पश्चिमी पाकिस्तान पर किया जाता था। इस वजह से भी यहाँ के लोग जो नाखुश थे। अंततः तात्कालिक कारण बना कि वहां पर 1970-71 में चुनाव होता है और वहां पे चुनाव जब होता है पाकिस्तान में, तो पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हम लोग बंग बंधु कहते हैं, शेख हसीना वहां के प्रधानमंत्री हैं, तो इनके पिताजी से शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है, सबसे अधिक सीट पाती है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, यहाँ के जो शासक हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाने पर राजी नहीं होते हैं। इस वजह से भी इन्होंने विद्रोह कर दिया और अंततः भारत भी इसमें इंटरफेयर कर दिया और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। और अंततः हम लोग देखेंगे 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के समक्ष समर्पण कर दिया और भारत के सामने उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। भारत कहा जाता है कि विश्व में अब तक सबसे बड़ा सरेंडर है पाकिस्तान का है। तो जनरल A.K. न्यारी थे उनकी ओर से और यहाँ से जगदीश सिंह अरोड़ा थे, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ। और आगे इसी बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें इंदिरा गांधी जाती है और भारत की ओर से, उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं। इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। फिर बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। तो ये भी सही हो गई, तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर कहा कि विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली की जाएगी। द पार्टीशन प्लान ऑल्सो इंक्लूडेड ए पॉपुलेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यानी कि आबादी की अदला बदली की जाएगी। ऐसी बात तो नहीं थी भाई जिनको जाना है जहां जाओ, लेकिन ऐसी बात नहीं कही गई थी एग्रीमेंट के तौर पर कि नहीं आबादी की अदला बदली की ही जाएगी। जितने भी हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे, पाकिस्तान के अगर जो हिंदू हैं उनको भी भारत में लाया जाएगा बाध्यता के रूप में, अनिवार्य रूप से, या फिर भारत में जो भी मुस्लिम हैं उनको जो है जबरन भगाया जाएगा पाकिस्तान की ओर। ऐसी बात तो नहीं थी, कोई बात नहीं थी। ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ये बात हो गई
पूरे सिलेबस, पूरे इस टॉपिक की। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन है बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग प्रॉपर इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बुक पढ़ना भी प्रारंभ कीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी की बुक पढ़िए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश की बुक पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद जो है चीज़ों को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने 3-4 फॉर्मूला बताया कि पहले रीड कीजिए, पहले पढ़िए, उसके बाद जो है आप फील कीजिए, चीज़ों को फील कीजिए, किस प्रकार से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का जो है क्या विभीषिका झेली है हम लोगों ने, विभाजन की क्या विभीषिका रही, किस प्रकार के मंजर थे। आंख बंद कीजिए और इसको सोचिए, उसके बाद थिंक कीजिए, इस पर विचार कीजिए कि क्या क्या मतलब हम इस पे हमारा क्या व्यू हो सकता है। इस प्रकार की चीजों को आप रिलेट कीजिए, केवल फैक्चुअल चीजें याद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट पर भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ही फायदे पहुंचाएगा। फिर अंत में आपको इसको लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो यहाँ तक बात हो गई। अंत में क्लास जब समाप्ति हो चुका है तो मैं अपनी बात रखूंगा। एक हमारे देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पंक्तियां हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर यदि बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।